गुड इवनिंग एवरीवन। आ गए क्या सभी बच्चे? सारे बच्चे आ गए? कैन वी स्टार्ट? ओके चलो। थी नोट दिख रही है आप लोगों को? चलो, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे बेटा, और कंटिन्यू करते हैं आपके यही रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 के। और पेन और नोटबुक लेके रेडी रहेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, एक बार क्विकली रिकैप करते कि अभी तक आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या क्या है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आ गई अपने लैंग्वेज में, अपना लैंग्वेज, कोई इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज नहीं, सीधा अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें समझ में आई है। अभी तक क्या पढ़ा है? माइक्रो पढ़ा, मैक्रो पढ़ा, हाँ जी, बट उसके बारे में, ठीक है। चलो यार, पेन और नोटबुक लेके रेडी रहना बेटा सबने, ठीक है। ओके, आज थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। Shall we start? Everyone ready with your pen, notebook, pen, pencil, colored pen, सब रेडी है? अच्छा हाँ, अपने इकोनॉमिक्स में, अपने मैथमेटिक्स में कलर्ड पेन्स लगता है, ठीक है। अपने लेक्चर्स में, इनफैक्ट अकाउंट्स का लेक्चर हो या स्वानंद सर का SPOCM हो, कलर पेन लेके भी रेडी बैठना, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक नोटबुक बनाएंगे हम लोग, ऑलराइट। चलो यार, तो चैप्टर नंबर 1 के इस रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग एक क्विकली रिकैप देखते हैं, क्विक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि भाई अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो। मतलब ये जो चैप्टर है ये आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है दो टर्म से। एक अपना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक दूसरा टर्म क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई ये दो टर्म किसने दिए? पहले तो बात यहीं से शुरू करते हैं कि ये दो टर्म्स किसने दिए हैं, किन्होंने ये दो टर्म दिए थे? हमारे कौन से इकोनॉमिस्ट है गाइस? बता दो जल्दी से, कौन से इकोनॉमिस्ट है? नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैगनार फ्रिस्क, ओस्लो यूनिवर्सिटी के, 1933 के, फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला 1969 में, ठीक है। उसके बाद में और क्या क्या चीज़ें देखी थी? बोलो बोलो बोलो। कुछ मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स उन्होंने यूज़ किया हमारे इकोनॉमिक्स में, और ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने हमें ये बताया कि इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल एक कंज्यूमर की स्टडी करना, ठीक है, उसको माइक्रो बोला जाता है, और पूरी इकोनॉमी एज एन होल की स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो पार्ट था ये था आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जो आपको हर एक आंसर में लिखना है, ठीक है, ये एक पार्ट था। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स किसने दिया? रैगनार फ्रिस्क ने। ये दो टर्म किसने दिए बेटा? रैगनार फ्रिस्क, ठीक है। ये दोनों टर्म दिए हैं हमें रैगनार फ्रिस्क जी ने, ओके, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बोलो, आज आपको बोलना है, आज आप लोग कंक्लूड करोगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब, यस एवरीवन? नहीं, आके बोर्ड एग्जाम में कलर पेन से लिखना अलाउड नहीं है, वहाँ पे आप सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो एंड पेंसिल, ठीक है। आई विल सजेस्ट कि भाई पेंसिल से ही आप लोग अंडरलाइन वगैरह करो, बट क्योंकि अपनी नोट्स बन रही है और क्योंकि पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, इसलिए आई एम सेइंग कि भाई साल भर पढ़ना है और इतना बेहतरीन पढ़ना है कि हमें रैंक लाना है, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ कलर्ड पेन्स का यूज़ करो ताकि थोड़ी बुक इंटरेस्टिंग दिखे, ठीक है। चलो यार, यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई थी आपको? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या क्या चीज़ें पता चली है? मैडम ये जो इकोनॉमिक्स है ना, माइक्रो मतलब छोटा इकोनॉमिक, स्मॉल इकोनॉमिक, यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्ट की, स्मॉलेस्ट इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करते हैं, ओके। और क्या मालूम पड़ा आपको? बोलो। अरे कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको बोला ए माइक्रो इधर आ, ए टाइनी इकोनॉमिक्स इधर आ, स्मॉल इकोनॉमिक्स इधर आ, है ना। और आप क्या बोल सकते हो भाई? यहाँ पे इसे एक टाइनी इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हो, छोटा इकोनॉमिक्स बोल सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स को, और क्या बोल सकते हो? पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स, ठीक है। पर्टिकुलर यहाँ पे हम लोग एक पार्ट की स्टडी करते हैं, क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं ये ध्यान रखना।
यहाँ पे वर्ड्स कौन से यूज होंगे? स्मॉल, टाइनी भी यूज हो सकते हैं, पर्टिकुलर हो सकते हैं, छोटा और टाइनी, ये छोटा वर्ड तो अपना खुद का है, ठीक है। इंडिविजुअल, यहाँ पे हम लोग एक इंडिविजुअल पार्ट की स्टडी करते हैं। और क्या वर्ड्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं? बोलो। लिमिटेड, लिमिटेड, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपके यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं कि स्मॉल पार्ट है, स्मॉल इकोनॉमी है, टाइनी इकोनॉमी है, छोटा इकोनॉमी है, पर्टिकुलर पार्ट की स्टडी कर रहे हो, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हो, पर्टिकुलर हाउस होल्ड की स्टडी कर रहे हो, इंडिविजुअल फर्म की स्टडी कर रहे हो, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की स्टडी कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ये सारे वर्ड्स आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही देखने मिलेंगे। और तो और माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। से प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है, याद आ रहा है? अरे प्रीवियस लेक्चर्स याद आ रहे हैं? इससे प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है ना। यहाँ पे हम लोग हर एक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हर एक इकोनॉमिक यूनिट की, एवरी इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है, एवरी इकोनॉमिक यूनिट की डिटेल्ड में स्टडी करते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? हर एक इकोनॉमिक यूनिट की डिटेल्ड में स्टडी करते हैं। ये भी समझ में आ गया था? एक इंडिविजुअल ट्री की स्टडी करना, बल्कि फॉरेस्ट की नहीं। प्रोफेसर बोल्डिंग, याद आ रहा है? ओके। मैक्रो में क्या देखा था आपने? मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? मैडम बोलो बोलो, बोलना है आपको। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखा था आपने? पूरी इकोनॉमी एज एन होल की स्टडी करना। पूरे कंट्री लेवल की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे कंट्री लेवल की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे नेशनल लेवल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरे इकोनॉमी एज एन होल की बात कर रहे हैं, पूरे अग्रीगेट लेवल की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पे कैसे वर्ड्स यूज करने हैं? अग्रीगेट लेवल, इकोनॉमी एज एन होल, नेशनल लेवल, कंट्री लेवल, इंडिया लेवल, ठीक है। पूरे इंडियन इकोनॉमी की अगर आप बात कर रहे हो, कैसे वर्ड्स यूज होंगे ये समझ में आ रहा है? जैसे एवरीबॉडी, यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड आ जाएगा, यहाँ पे लंपिंग मेथड आ जाएगा, या मतलब इस तरह से तो बहुत सारी चीज़ें है, ठीक है। हाँ, यस, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। हाँ यस, अभी एक बच्चे ने बोला कि ये मैम इसे हम लोग यहाँ पे कौन सी थ्योरी? अगर यहाँ पे प्राइस थ्योरी तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑल राइट, बट एकदम करेक्ट बोला, बिल्कुल। अब एक बच्चे ने कल डाउट पूछा, मैम ये पूरे इकोनॉमिक लेवल को कैसे इम्पैक्ट करता है? ये जो पार्ट है यहाँ पे जो पॉलिसीज बनती है वो पूरे इकोनॉमी लेवल को इम्पैक्ट कैसे करती है? इसका कुछ एक एग्जाम्पल दोगे प्लीज़? तो बिल्कुल, अब जिस बच्चे ने आप ये डाउट पूछा था, बेटा मैं आपके लिए ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब एक पार्ट देखो, मैक्रो इकोनॉमिक मैक्रो, पूरे मैक्रो लेवल में, पूरे ये अपना इंडिया, ठीक है, अपना इंडिया ऐसा ही है, ये अपने इंडिया लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे फिस्कल पॉलिसी बनाना, ध्यान से सुनना, पूरे इंडिया लेवल की फिस्कल पॉलिसी बनाना, पूरे इंडिया लेवल की मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट के फिनेंस मिनिस्टर ये वाला पार्ट करेंगे या आरबीआई करेंगे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं हर एक चीज़ लिख कर देती हूँ, डोंट वरी। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, वो बनाएंगे। मैम फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट ना कुछ टैक्स रेट्स डिसाइड करती है। क्या करती है गवर्नमेंट? कुछ टैक्स रेट डिसाइड करती है। मतलब अगर आप इनकम कमा रहे हो, ठीक है, आपने इनकम, आपको सैलरी मिली है, तो वो सैलरी पे कुछ टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो वो टैक्स रिलेटेड, कुछ टैक्सेस रिलेटेड पॉलिसी, ये फिस्कल पॉलिसी मतलब टैक्सेस वाली पॉलिसी। टैक्स रिलेटेड लिखो यहाँ पे, इट विल बी मोर बेटर। टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, टैक्सेस रिलेटेड, ठीक है, ये होता है आपका फिस्कल पॉलिसी। अब मुझे एक बात बताना, जो गवर्नमेंट ने ये टैक्स रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई है बेटा, क्या ये पूरी इकोनॉमी में इम्पैक्ट करेगी? क्या ये एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट कर रही है क्या? क्या सिर्फ और सिर्फ ये आपको इम्पैक्ट कर रहा है क्या?
क्या गवर्नमेंट आपके अकेले के लिए अलग से पॉलिसी बनाएगी या ये पूरे इंडिया में रहने वाले जितने लोग हैं उन सबको इम्पैक्ट करेगा? ये समझ पा रहे हो? यस और नो? हर एक के लिए, है ना, हर एक के लिए। समझ में आ रहा है? यस। अरे पूरे इंडिया लेवल के लिए पॉलिसीज बन रही है। पूरे इंडिया में जितने लोग हैं, जो भी इनकम कमा रहे हैं, उन सबको टैक्स भरना पड़ेगा अपने अपने अकॉर्डिंगली। जो स्लैब रेट है, मान लो कैसा होता है पता है कि ये लोग टैक्स पॉलिसीज कैसे बनाते हैं? करीबन इनकम जो 2.5 लाख तक की इनकम होती है वो ये लोग देते हैं कि भाई 2.5 लाख तक की इनकम पे हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। फिर एक दूसरा स्लैब रेट होता है 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का। उस पर वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट बोलती है अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर है तो हम आपसे 10% टैक्स लेंगे। फिर अगर 5 लाख से 10 लाख है तो हम आपसे 20% टैक्स लेंगे। और 10 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम आती है तो हम आपसे 30% टैक्स लेंगे। इस तरह से, ये आपको पढ़ना नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बट आई एम सेइंग कि इस तरह से गवर्नमेंट ना पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है बेटा, इस तरह से पॉलिसीज़ बनाती है। और ये देखो यहाँ पे उन्होंने टैक्स के रेट डिसाइड किए। यहाँ पे उन्होंने क्या डिसाइड किया? टैक्स रेट्स डिसाइड किया। ये 10%, 20%, 30% क्या था? ये सारे टैक्स रेट्स हैं। यहाँ तक 2.5 लाख की इनकम पे नील, ठीक है। अगर आपकी इनकम, आप इंडिया में रह रहे हो और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। फिर वैसे ही 20%, फिर 10 लाख के ऊपर की इनकम हुई तो 30%। इस तरह के गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, पूरे इंडिया लेवल के लिए बनाती है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है ना, वो पूरे इकोनॉमी एज एन होल को इम्पैक्ट करती है। एक इंडिविजुअल कंपनी को नहीं, एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं, एक इंडिविजुअल फर्म को भी नहीं, पूरे इकोनॉमी को, पूरे इंडिया को इम्पैक्ट करती है। दूसरा इसका एग्जाम्पल ले लेना, मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मतलब मैडम मॉनिटरी पॉलिसी मतलब अरे मनी रिलेटेड पॉलिसी। मनी रिलेटेड पॉलिसी ये कौन बनाता है? एनी आइडिया? अपने इकोनॉमी में, अपने इंडिया में मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाता है? हाँ, एक ब्रॉडर टर्म बोल दोगे गवर्नमेंट, ठीक है, बट एज एन नो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन बनाता है? आरबीआई। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अब देखना ध्यान से सुनो, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक बोलते हैं। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 9 में आएगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। ये बैंक्स वगैरह क्या करती हैं? कुछ इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, इंटरेस्ट रेट में अगर चेंजेस कर दिया, ये क्या करते हैं? अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। इंटरेस्ट रेट्स, अगर इन्होंने डिसाइड किया कि 6% इंटरेस्ट रेट रहेगा इकोनॉमी में, तो अगर आप बैंक से जाके लोन ले रहे हो या सेविंग कर रहे हो, जो भी कुछ है, तो कितना इंटरेस्ट रेट है? 6%। क्या ये इंटरेस्ट रेट सिर्फ आपके अकेले के लिए है या पूरे इंडिया लेवल के लिए है? टेल मी गाइस, पूरे होल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में पॉलिसीज कैसे होती है? और यहाँ पे अगर उनको कोई पॉलिसीज बनानी होगी ना यहाँ पे, तो वो पर्टिकुलर कोई एक इंडस्ट्री के लिए बनाएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर कोई एक फर्म के लिए बनाएंगे। जैसे उन्होंने मान लो उन्होंने पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए कुछ पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई, तो ये जो पॉलिसीज है ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के लिए ही एप्लीकेबल है। उन्होंने फार्मर्स से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज बनाई, तो ये जो पॉलिसी थी सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही डील करती है। समझ पा रहे हो? मैक्रो लेवल की पॉलिसीज कैसी होती है? टैक्स रेट जो पूरे हर एक इंसान को इम्पैक्ट करेगा, इंटरेस्ट रेट जो हर एक इंसान को इम्पैक्ट करेगा। ये समझ पा रहे हो? यस, एवरी वन ऑफ यू टेल मी गाइस, ये एक पार्ट समझ में आ गया? यस बेटा, आपके डाउट क्लियर हुए? कैसे कैसे पॉलिसीज होता है, कैसे वो पूरे इंडिया लेवल को इम्पैक्ट करता है, ये समझ में आया सभी को? क्या फर्क पड़ता है आखिर? चलो यार, डन, ओके। बताऊंगी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि टैक्सेस भरना क्यों ज़रूरी है। आने दो, एक एक स्टेप बाय स्टेप आने दो, अपन एक एक चैप्टर में जब आएंगे ना डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि टैक्सेस भरने से क्या फ़ायदा है, क्यों गवर्नमेंट बोलती है कि कैशलेस इकनॉमी होनी चाहिए, क्यों आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने पे वो मजबूर कर दिया था उन्होंने, ठीक है। सारी चीज़ अपन डिटेल में जब टाइम आने दो आपके हर एक सवालों का जवाब दूंगी, ठीक है। आप बिल्कुल लेकिन अपने डाउट्स भेज के रखो, ठीक है, ओके। चलो यार, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को?
तो अब थोड़ा सा आगे हमारे इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने क्या बोला, ठीक है, अभी आपने क्या बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी बोला। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताना, ये प्राइसेस कैसे डिसाइड होती हैं? कैसे डिसाइड होगी ये प्राइसेस? हाँ जी, बोलो जी, बोलो बोलो, प्राइसेस कैसे डिसाइड होती है? बताया है मैंने आपको ये कंसेप्ट, अभी मैं और डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, नो डाउट। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई, वेरी गुड। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइसेस डिसाइड होती है। अब कुछ बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं समझा था, डाउट्स आ रहे थे, मैडम कैसे, मैडम कैसे, आ जाओ अब ऐसे बताती हूँ, ठीक है, कैसे, उस पॉइंट को भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो, प्राइस क्या बोला आपने? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होती है। शॉर्ट में मैंने आपको उस दिन ये बताया था, आई थिंक 3rd और 4th लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिस प्राइस पे गुड्स डिमांड होते हैं, ठीक है, वो प्राइस पे अगर गुड्स, मतलब एक ही प्राइस दोनों सप्लायर और कंज्यूमर, अच्छा छोड़ो यार वो भी छोड़ो, मुझे बताना एक बार, ये डिमांड कौन करता है गुड्स का? छोड़ो, जो बताया था वो सब छोड़ो, आज एकदम फ्रेश तरह से समझो। ये डिमांड कौन करेगा? कौन डिमांड करता है इकोनॉमी में गुड्स? बोलो। यस, वेरी गुड, कंज्यूमर्स डिमांड करता है। कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे गुड्स का। सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर्स, रिटेलर, होलसेलर्स, है ना, ये लोग सब क्या करेंगे? हम एक अगर ब्रॉड टर्म ले तो प्रोड्यूसर्स, या फिर इनको सप्लायर्स बोल देते हैं, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? गुड्स का सप्लाई करेंगे। और डिमांड कौन करता है गुड्स की? मुझे ये पेन से लिखना है, मैंने ये पेन की डिमांड की है, ठीक है। तो कौन करता है डिमांड? कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं। ये वर्ड समझ में आ रहा है? कंज्यूमर्स गुड्स का डिमांड करते हैं और प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? गुड्स की सप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली वो लोग गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स पहले बनाएंगे, फिर वो गुड्स का मार्केट में, इकोनॉमी में सप्लाई करेंगे। डन? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके। गुड्स गाइस, अब ध्यान से सुनना, गुड्स बन के रेडी है, गुड्स बन के रेडी है, ठीक है। 10,000 मोबाइल फोन्स बन के रेडी है, सेल फोन्स बन के रेडी हैं। अब ये कंज्यूमर आपसे डिमांड कर रहा है, ये कंज्यूमर क्या कर रहा है? आपसे डिमांड कर रहा है। आपने प्राइस रखी है एक मोबाइल फ़ोन की, एक फ़ोन की आपने प्राइस रखी है 15,000 रुपीज़। एक फ़ोन की प्राइस कितनी रखी है? 15,000 रुपीज़। अब ये कंज्यूमर बोल रहा है यार इतनी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा वेट करता है, ठीक है। वो थोड़ा सा वेट करा, बिकॉज वो इतने 15,000 में नहीं खरीद सकता, वो वेट कर रहा है, अगर आप कुछ डिस्काउंट ऑफर्स निकाल रहे हो तब हम खरीद लेंगे, इस तरह से वो वेट कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, कंज्यूमर्स फाइनली जिस प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी होगा, ठीक है, मान लो 12,000 प्राइस हो गई है और कंज्यूमर बोल रहे हैं हाँ यार अब इतने प्राइस से मैं खरीद सकता हूँ, 12,000 ये जो रेट है 15,000 से कम होके डिस्काउंट्स होके 12,000 हो गए, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंज्यूमर रेडी हो गया कि हाँ यार अब ये मैं मोबाइल फ़ोन खरीद सकता हूँ। तो अब प्राइस क्या डिसाइड हो गई है? ये प्रोड्यूसर यहाँ बैठा है, ये कंज्यूमर यहाँ बैठा है, ये बीच में लटक गई है प्राइस, दैट इज 12,000 रुपये। जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार है, जिस प्राइस पे कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइस। एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। समझ में आ रहा है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसका एक स्पेसिफिक टर्म है, क्या बोलोगे आप? प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। समझ में आया प्राइसेस कैसे डिसाइड हो रही है? तो ये प्राइस थ्योरी क्या बताती है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिमांड की एनालिसिस करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? डिमांड एनालिसिस करना पड़ेगा कि इकोनॉमी में, एनालिसिस स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, 1 सेकेंड यार, आप लोग स्पेलिंग अदरवाइज गलतियाँ कर दोगे। हाँ,
देखना पड़ेगा इकोनॉमी में सबसे पहले कि कितना, मतलब डिमांड की एनालिसिस देखना पड़ेगा कि डिमांड किस हिसाब से आ रही है, ठीक है। जब प्राइस 15,000 थी तो गुड्स की डिमांड नहीं आई थी, जैसे ही 12,000 हो गई, प्राइस कम हो गई है तो गुड्स की डिमांड बढ़ गई है। इस तरह से आप डिमांड एनालिसिस करोगे। फिर आप सप्लाई की एनालिसिस करोगे कि प्रोड्यूसर, देखो ये डिमांड एनालिसिस कैसे होगी, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है, कि कंज्यूमर जब प्राइस कम होगी तभी वो खरीदना चाहेगा, यस और नो, ये समझ में आ रहा है। जब प्राइसेस कम होगी तभी वो कोई गुड्स खरीदना चाहेगा। कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू पूरा समझा क्या, एवरी वन ऑफ यू, यस, पक्का से तभी बच्चे को, ओके। अरे मैं वापस से बता रही हूँ, आपको आंसर्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही वो आंसर निकालोगे, ठीक है। तो बस ध्यान से लेक्चर सुनना, ठीक है, जिस फ्लो में चल रहे हैं हम लोग आप वो फ्लो कंटिन्यू करो। अब मुझे बताओ ये प्रोड्यूसर, ठीक है, ये जो सप्लाई एनालिसिस है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सप्लाई कौन करेगा रे बाबा, प्रोड्यूसर्स करेंगे। प्रोड्यूसर्स अगर सप्लाई करेंगे, ठीक है, वो गुड्स बनाएंगे और फाइनली वो गुड्स का सप्लाई करेंगे, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचेगा कि मैं इस प्राइस पे बेच सकता हूँ क्या मेरे को ये प्राइस पे 12,000 रुपये पे बेच कर क्या मुझे प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा क्या कि मैं मेरी कॉस्ट रिकवर कर पाऊँ, एटलीस्ट मेरी कॉस्ट रिकवर हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर नया नया बिजनेसमैन है तो भी वो ये बोलेगा कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस पे मार्केट में उतरना है, समझ रहे हैं, मार्केट में पेनिट्रेट करना है। एक नया कोई प्रोड्यूसर है, वो नया कोई गुड्स बना रहा है, तो वो क्या रखेगा, अपनी ऑब्वियसली प्राइसेस कम रखेगा ताकि उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और अगर वो वेल एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर है तो वो क्या वो रखेगा, वो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करेगा। वो बोलेगा यार मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे नाम से ही प्रोडक्ट बिकता है, रिलायंस, सैमसंग, ठीक है, ओप्पो, नाम से ही मोबाइल फोन इनके बिकते हैं, ये प्राइसेस कम नहीं रखेंगे। ये बोलेंगे कि भाई जितना इनका प्राइसेस ज़्यादा होगी ना उतना प्रोडक्ट बिकेगा। समझ पा रहे हो, होता है, एक मेंटालिटी होता है, देखना कभी नोटिस करना, यार ये मोबाइल फ़ोन अच्छा है, ये बेहतरीन लग रहा है, इसकी प्राइस भी काफ़ी महंगी है, ये सस्ता होगा ना तो हम पक्का से ये खरीदेंगे, एक मेंटालिटी हो जाती है। समझ पा रहे हो। तो चलो यार ये वाला अभी तक मुझे बताना आपको सिर्फ इतना था, सिर्फ इतना समझ में आ गया तो सफिशिएंट है कि जो सप्लाई एनालिसिस है वो प्रोड्यूसर्स के एंगल से होगा। प्रोड्यूसर्स का मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना। अब वो इस तरह से प्राइस रखेगा कि उसकी कॉस्ट रिकवर हो जानी चाहिए और कुछ प्रॉफिट बचना चाहिए। ये समझ में आया, कॉस्ट रिकवर हो जानी चाहिए मोबाइल फ़ोन बनाने की और प्रॉफिट बचना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, तभी वही प्राइस पे वो बेचेगा। और कंज्यूमर वही प्राइस पे खरीदेगा जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। कंज्यूमर वही प्राइस पे खरीदेगा जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा और प्रोड्यूसर वही प्राइस पे बेचेगा जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इन दोनों के बीच की सिचुएशन, इन दोनों के बीच में लटक जाती है प्राइस और फिर डिसाइड होती है फाइनली हमारी प्राइस। समझ में आ रहा है, दिस इज नोन एज योर थ्योरी ऑफ प्राइस। इसे ही हम लोग बोलते हैं प्राइस थ्योरी। समझ में आ रहा है, डिटेल्ड में आज आपको बता के दिया कि प्राइस थ्योरी क्या होती है। यस एवरी वन ऑफ यू, बेटा मुझे सिर्फ यस ही दिख रहा है, आपके और कुछ मैसेजेस नहीं दिख रहे, समझा क्या? ओके पक्का से, ठीक है। और क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और क्या पढ़ते हैं मैडम? हाँ बोलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या पढ़ते हैं? एक तो प्राइस थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी ऑफ प्राइस थ्योरी। मैम फैक्टर की ये भी थी ना, एक मिनट रुको, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे लेके चलते हैं, अपने नोट्स में देख जाते हैं हम लोग। डिस्टिंग्विश, हाँ यहाँ पे देखना ज़रा, क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। अरे नोट्स दिख रही है सभी को? हाँ
Microeconomics analysis is also known as theory, is also known as price theory, as well as it deals with determination of factor prices as well as prices of individual goods. मैडम ये factor prices क्या होते हैं? Microeconomics में factor pricing भी आता है, ठीक है. यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे नहीं हुआ factor pricing की बात. हाँ, यहाँ पे भी देख लो ज़रा, यहाँ पे भी फैक्टर्स की बात हुई है, दिख रहा है यहाँ पे भी फैक्टर्स की बात हुई है. ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स. कल भी आप लोग मुझसे पूछ रहे थे मैडम अब ये क्या है, ये देखो ना यार, इधर दिख रहा है सभी को. यस, एवरी वन ऑफ यू. ये ग्रीन कलर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी तो समझ में आ गया आपको, ये प्राइस ऑफ फैक्टर्स नहीं समझा था, है ना. तो चलो आ जाओ. अब थोड़ा सा ध्यान से देखना. माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक आपने एक चीज समझ लिया कि इट इज नोन एज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है, और थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स की प्राइसिंग, इन दोनों की प्राइसिंग निकालना माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है. माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट की प्राइस निकालना सीखते हैं, फैक्टर्स की प्राइस निकालना सीखते हैं, है ना. ओके मैम, ये फैक्टर्स ये तो हमें अब तो पूरी तरह समझ में आ गया कि यहाँ पे डिमांड एनालिसिस होती है मैडम. डिमांड एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पे हम लोग सप्लाई एनालिसिस करेंगे. डिमांड एनालिसिस जो होती है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, सप्लाई एनालिसिस जो होगी वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, और इन दोनों के बीच में ही लटक जाती है प्राइस, और इस तरह से प्राइस डिटरमाइंड होती है. ये तो हमें समझ गया मैम, एकदम तोड़ समझ गया मैम. ये एक बार फैक्टर प्राइसिंग बता दो. आप पिछले 2 दिन से हमें फैक्टर्स करके से सस्पेंस में रखे. चलो यार आ जाओ, ये फैक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है. फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है. कैसे पार्ट है, क्या होता है ये फैक्टर्स प्राइसिंग. मुझे अभी एक बात बताओ, कोई भी गुड्स, अब इसको ये नाम वाम सब जाने दो, छोड़ो ये सब, ठीक है, इस थ्योरी और ये सब छोड़ो. मुझे एक बात बताना, आपको आपने क्या कर रहे हो पता है क्या, कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो गाइड, आप लोग क्या कर रहे हो, कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो. आप आपकी कंपनी बना रहे हो, आप आपकी एक छोटी सी अपनी फर्म है जहाँ पे हम लोग, आप कुछ भी हो मतलब पेन बना लो या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट इमेजिन करो और आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है. वो गुड्स का आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो. प्रोडक्शन मतलब गुड्स बना रहे हो, ठीक है. ओके, ये गुड्स बनाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, क्या चीज़ें लगेंगी, मेनली क्या चीज़ें आपको लगती है. ये गुड्स के जब आपको कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो मुझे बताना कि आपको लैंड लगेगा, ज़मीन लगेगी. ये फैक्ट्री कहाँ, ज़मीन पे चाहिए, ठीक है. खुद की लैंड होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी हम दूसरे से लेंगे, है ना. ज़मीन लगेगा. ये फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लगेंगे, वर्कर्स लगेंगे, लेबर्स, हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, लेबर लगेंगे. ये लेबर को, ठीक है मैडम, पैसा लगेगा. 1 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए. अरे कलर, 1 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए, ठीक है. कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करना है मैम, एक तो ज़मीन लगेगी, लैंड. ये फैक्ट्री कहाँ खड़ी करे तो एक लैंड लगा, यहाँ इसके अंदर काम करने वाले लेबर्स लगेंगे. ये जो गुड्स है इसका प्रोडक्शन करने के लिए पैसा लगेगा मैडम. पैसा क्या बोलते हो आप उसको अकाउंट्स में, अरे अकाउंट्स में क्या बोलते हो, कैपिटल, ठीक है. कैपिटल ही बोलते हो ना, अमाउंट इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस, है ना. ओके हाँ, मशीन वगैरह लगेंगे. यस, अरे ये कैपिटल आ गया तो बाकी सब हो जाएगा. कैपिटल आ गया, अपने पास है, पैसा है, 1 लाख रुपए है, ठीक है, 10 लाख रुपए है, तो अपन मशीन भी खरीद लेंगे, रॉ मटेरियल भी खरीद लेंगे, सब खरीद लेंगे. ओके, और मेन पार्ट और क्या लगेगा, एक ऐसा बंदा चाहिए मैडम जो ये बिजनेस हमारा ना चला के दे, हेड, ठीक है. ये फाइनली बिजनेस चला रहा है तो इसे क्या बोलेंगे हम, एंटरप्रेन्योर.
एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कभी भी, और ना ये पार्ट हमेशा, कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन कर लो, कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करना तो आपको लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए। अरे खुद का नहीं होगा तो रेंट से लोगे, भाड़े पे लोगे, किसी और का लोगे। अब बोलोगे यार मेरे को ना ये जगह पे प्रोडक्शन करना, मुझे तेरी जगह चाहिए, ठीक है, तो आप उससे लोगे वो जगह, कोई ऑफिस लोगे वगैरह। लेबर्स लगेंगे आपको, कैपिटल लगेगा और एंटरप्रीनियर लगेगा। बिजनेस पूरा मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट वाला इंसान लगेगा। यस और नो? तो कोई भी गुड्स बनाने के लिए तो मैं ऐसा बोल दूँ, दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 फैक्टर्स है प्रोडक्शन के लिए। दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करना है, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए हमें। समझ पा रहे हो क्या? फैक्टर्स मतलब इनके बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 1 लैंड चाहिए, पॉइंट नंबर 2 लेबर चाहिए, पॉइंट नंबर 3 कैपिटल चाहिए, पॉइंट नंबर 4 एंटरप्रेन्योर चाहिए, बॉस चाहिए, बॉस जो मैनेज कर रहा है पूरा बिजनेस। बिना बॉस के बिजनेस कैसे चलेगा? समझ पा रहे हो? ओनर, यस ओनर चाहिए। समझ रहे हो? ओके तो ये क्या है? ये आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब थोड़ा सा और ध्यान से सुनना, अब डिटेल लेके चल रही हो और आपको अंदर लेके चल रही हो। आपके पास ज़मीन नहीं है, ये आपके पास लैंड नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर आप क्या करोगे? अगर आपके पास लैंड है तो, अगर लैंड नहीं है तो क्या करोगे? बैंक के पास जाओगे, लोन लोगे, ठीक है, पैसा लोगे और ज़मीन खरीदोगे। या तो पहला वाला पॉइंट, या फिर सामने वाले से हम जो लैंड है, जो या कोई एरिया है, कोई ऑफिस है, वो हम क्या कर लेंगे? रेंट पे ले लेंगे लैंड के बदले में। अब मुझे बताओ क्या ये फ्री में मिल जाएंगे? क्या ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब फ्री में मिल जाएंगे कि इसके बदले में इन्हें कुछ देना पड़ेगा? जिस इंसान से, ध्यान से सुनना, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हो। अरे बाबा जिससे ज़मीन ली ना उसको आपको रेंट चुकाना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। ये जो लेबर्स है ना, लेबर्स ये भी फ्री में काम नहीं करेंगे अपने लिए, इनको भी हमें क्या देना पड़ेगा? वेजेस देना पड़ेगा बेटा, सैलरी देनी पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल। उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका स्किल कितना है, उनको कितना आता है, टेक्निकल नॉलेज कितना है, उस हिसाब से हम इनको वेजेस देंगे। कितने घंटे वो काम करते हैं उस अकॉर्डिंगली हम उनको वेजेस देंगे। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल, अरे बैंक से कुछ पैसा लिया, लोन लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो बैंक फ्री में देगी कि इसके बदले में भी हमें बैंक को कुछ देना है? बैंक को कुछ देना है या नहीं देना? फ्री में मिल जाता है पैसा, बोलो क्या देना है? वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड बताओ क्या देना है? आपने लोन लिया बैंक से, आप बैंक को क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे। यस, एग्जैक्ट वर्ड इज योर इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट दोगे। ये एंटरप्रीनियर या जो ओनर है, ओनर, ठीक है, अगर मैं एक बिजनेस चला रही हूँ, ठीक है, मैं मेरा बिजनेस चला रही हूँ, तो क्या मैं ऐसी फ्री में के लिए कोई भी काम, बस मूड है तो चलो यार कुछ काम कर लेते हैं, ऐसा रहेगा? कि मेरा भी इंटेंशन होगा वहाँ पे प्रॉफिट कमाने का। प्रॉफिट, यस और नो? एंटरप्रीनियर्स क्या करते हैं? प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। वो कोई भी बिजनेस क्यों एस्टैब्लिश कर रहे हैं? कि मन आ गया चलो यार आज पानीपुरी का बिजनेस खोल लिया, तो कल वड़ा पाव का खोल लिया, तो कल रेस्टोरेंट खोल लिया, बहुत पैसा है, ऐसा है क्या? नहीं, सब प्लानिंग से होता है। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, यस और नो? समझ में आ रहा है? एंटरप्रीनियर वाला कंसेप्ट समझा सभी को? एवरी वन ऑफ यू? यस, ओके। तो अब ध्यान से सुनना, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप ये जो फैक्टर्स है ना, ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स है, इनकी प्राइसिंग निकालना सीखते हो। मतलब आप रेंट कितना होना चाहिए, वेजेस कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ये निकालना सीखते हो। समझा क्या? मैडम क्या बोला, एक बार वापस से बोलो, बहुत जल्दी बोल दिया। अच्छा आ जाओ। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो फैक्टर्स है, ये जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर। ये लैंड के बदले में कितना रेंट देना है,
ये लेबर्स के बदले में कितना वेजेस होना चाहिए, इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कितना है, इसकी प्राइसिंग कितना, कितना लैंड, कितना लेबर, कितना वेजेस, कितना प्रॉफिट, ये देखते हो आप, ये इसकी डिटेल्ड एनालिसिस करते हो। इसे ही बोलते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब नाम में देखो, ठीक है। अब मैं आपको इस थ्योरी की तरफ लेके जा रही हूँ, ये हेडिंग की तरफ ध्यान दो। थ्योरी ऑफ फैक्टर, फैक्टर कितने हैं? 4 फैक्टर्स। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर। बोलना मेरे साथ साथ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर, ठीक है। इन 4 फैक्टर्स की हम लोग प्राइसिंग निकालना सीखते हैं, मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कितना। समझ में आया क्या? ये हो गया आपका थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। और अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हो आपको पता भी है क्या? आप लोग पहुंच चुके हो अपने नोट्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अब ना, अच्छा ओके, यही है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स ना, यही चीज़ों से डील करता है कि थ्योरी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे होगी, फैक्टर्स की प्राइसिंग कैसे होगी। नाउ कम टुवर्ड्स स्कोप, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, रेंट कितना, वेजेस कितना, इंटरेस्ट कितना, प्रॉफिट कितना, रवीप कितना। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रवीप, एग्जाम में नहीं लिखना, अपना मैजिक मेमोरी टेक्निक है वो। क्या है मैजिक मेमोरी टेक्निक? कि लकी के बदले में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर के बदले में रवीप कितना। समझ में आया? ये जो फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर्स के बदले में रिवॉर्ड कितना, ये सारे वर्ड एक ही है आपको। अब आप लोग टेक्स्ट बुक वगैरह रीड करोगे ना अपने, तो आपको ये सारे वर्ड मिलेंगे, और ये वर्ड मैं आपको खुद यूज़ करना सिखाऊंगी कि कैसे लिखना है एग्जाम में आंसर। ऑलराइट, अभी आज मुझे सिर्फ इतना बता दो, कंसेप्ट समझा एवरी वन ऑफ यू, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और ये है आपका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम प्रोडक्ट की, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस निकालना सीखते हैं। कैसे सीखेंगे? डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस करके फैक्टर्स की प्राइस निकालेंगे। फैक्टर्स की प्राइसिंग मतलब रवीप की प्राइस निकालना। और लास्ट वाला पार्ट ये हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, मंडे। और देख लो यार, एग्जाम में देखो कितने बार पूछा है ये क्वेश्चन, कितनी बार पूछा है, देख लो ऊपर, मार्च 18, 16, 14। समझ में आया? मस्त तरह से एवरी वन ऑफ यू तोड़ गई। समझ में आया? ऑनेस्टली बता दे यार, अच्छी तरह से समझा? ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो यार, योर नेक्स्ट फैकल्टी इज वेटिंग फॉर यू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज वेटिंग, ठीक है। चलो आज वो भी पढ़ लो, आज का दिन समाप्त करते हैं। और मंडे मॉर्निंग मिलेंगे हम लोग, मंडे इवनिंग शाम 7 बजे वापस आपके प्रीति मैम के साथ। ऑलराइट, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। और हाँ, जितना पढ़ा है उतना पढ़ना, संडे का डे फुल ऑन रिविजन करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इकोनॉमिक्स पढ़ने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। आधी घंटे में बुक ऐसे धड़ रिवाइज करके फेंक दोगे आप, और पूरी बुक 8 घंटे में पढ़ाई करवा के छोड़ूंगी, सिर्फ 8 घंटे, 8 से 10 घंटे में पूरा इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है। इतनी तोड़ पढ़ाई करेंगे, बट अभी से स्टार्ट करो रिविजन करना डेली बेसिस पे, हर एवरी संडे कीप इट फॉर रिविजन, ठीक है। ओके, चलो यार, बाय एवरीवन, बाय बाय।